स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सूरज और मैं बायो की लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम पूरे जो कि नीट और सीईटी के लिए जो भी बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। पूरे चैप्टर में हमारे पास पहला जो चैप्टर है हम आज देखने वाले वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी देखो, रेस्पिरेशन मतलब हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है और तीसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बट अभी इसमें हम इस टॉपिक में कौन सा कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखते हैं, आइए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पहले तो हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब हमें पता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है हमारे पास, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उससे हम बोलते हैं कि लेस एनर्जी फॉर्म होती है, और जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है और उससे हम बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनते हैं, मतलब 38 एटीपी बनती है। ठीक है, बट इससे पहले हमें देखने का कि ये जो एनर्जी बनती है, करेंसी ऑफ एनर्जी मतलब एटीपी, इस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटीपी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है हमारे पास, इधर देखो अभी, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन जो है, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन होना, एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, बट अभी इसमें हमारे पास तीन तरह के फॉस्फोराइलेशन है। पहला है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अभी हमारे पास तीन तरह के फॉस्फोराइलेशन है, मतलब तीन तरह से एटीपी बनती है एक्चुअली। बट ये तीन तरह में इसमें हम देखेंगे, पहला जो है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है? फोटो। अभी देखो, फोटो मींस क्या है? फोटो मींस लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो फॉस्फोराइलेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब जो कि हम बोलते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम बोल सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में जो एटीपी बन रही है इसे बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होना। सपोज मेरे पास से एडीपी है और इसको कोई भी एक सबस्ट्रेट इसको फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? इससे एटीपी बन जाएगी। तो ये क्या रहेगा हमारा? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और हमारे पास तीसरा जो है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है कि जो हमारे पास अभी रेस्पिरेशन में हम देखने वाले कि हमारे पास सपोज हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स है, हम देखने वाले फेजेस है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है हमारे पास लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, और तीसरा है हमारे पास टीसीए साइकिल। ठीक है, अभी देखो, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल के वक्त जो कि NADH2 और FADH2 बनते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होके जो एटीपी बनेगा उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो भी एटीपी बनेगी, कहां से बनेगी एटीपी? जो कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल में जो भी NADH2 और FADH2 बनेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। NADH2 और FADH2, देखो अभी हाइड्रोजन लगाया मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो फिर से उसको ऑक्सीडाइज करके जो एटीपी बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के फॉस्फोराइलेशन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन विच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो कि डायरेक्ट सिंथेसिस होगा एटीपी का, और तीसरा है हमारे पास जो कि हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसमें जो बने हुए
NADH2 और FADH2 एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो कहां पे होती है, हम बोलते हैं उसको इनर मेम्ब्रेन पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। अभी देखो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको हम तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है वो कहां पे होता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और कहां हो जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां हो जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। और दूसरी जगह कहां हो जाएगा हमारा, जो कि हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, और दूसरी जगह कौन सी रहेगी, इसकी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कहां हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, ये हम बोलते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के, कहां पे हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो हमने इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन रिगार्डिंग द एटीपी फॉर्मेशन और द फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे, जो कि हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, हमारे पास मैकेनिज्म जो कि हम बोलते हैं ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन पे डिपेंड है वो बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं उसके बोलते हैं एनोर्बिक रेस्पिरेशन। बट हमारे पास जो एरोबिक और एनोर्बिक रेस्पिरेशन की कॉमन स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। बट पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स है और कितने फेजेस है, और एनोर्बिक रेस्पिरेशन में हमें क्या देखने का है, ठीक है, वो पहले देखेंगे, और फिर हम उसके बाद में एक एक पूरी साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें देखो, पहले तो हम क्या देखेंगे इसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन, आइए देखते हैं। बाबू लोग इतना टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है, ठीक है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हमें तो पता है, एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड है, ठीक है, ऑक्सीजन पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। बट इसमें हमारे पास 3 फेजेस है इसके, कितने, 3 फेजेस, जो हमारे पास 3 फेजेस है इसके। पहला फेज कौन सा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वैसे तो 4 फेजेस है। पहला फेज है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस विच ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेकंड है हमारे पास लिंक रिएक्शन, और तीसरा है हमारे पास टीसीए साइकिल, और चौथा फेज है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बनते हैं, लाइक 34 एटीपी बनते हैं इससे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 फेजेस है, कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन के, और हमारे पास ये है, मतलब इसके 4 फेजेस है हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे एरोबिक, अभी देखो इसमें हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे, अभी ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ऑक्सीजन पे इंडिपेंडेंट है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक तो आपको समझ आया होगा। तो हमें अभी एक एक स्टेप देखने की, ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, लिंक रिएक्शन देखेंगे, टीसीए साइकिल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखेंगे, और दूसरा हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला हमारा जो फेज है, स्टेप है, जो है ग्लाइकोलाइसिस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अभी ग्लाइकोलाइसिस में हमें जो क्या बोलते हैं, हम 1 मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज का, उसका कन्वर्जन होता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट, क्या बनता है उससे,
पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं हम देखेंगे। देखिए ठीक है, थोड़ा बोर्ड पहले मैं क्लियर करता हूं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस बड़ा है, उसकी स्टेप्स थोड़े ज्यादा है, तो हमें क्लियर लगेगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको 2 हिस्से में स्प्लिट करता हूं समझने के लिए। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास पहले तो क्या बोलते हैं हमको इसको कि ग्लाइकोलाइसिस किससे बोलते हैं, हम पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब ऑक्सीडेशन होके, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, हम बोलते हैं कि पायरुविक एसिड बनेगा। बट जनरली हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, इससे क्या बनते हैं 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, पायरुवेट के। क्या बनते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। ठीक है, बट ये एक्चुअली कैसे बनते हैं, ठीक है, ये जो पूरे स्टेप्स हैं ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन होना, इसमें कुल मिला के हमारे पास 9 to 10 स्टेप्स है। ये स्टेप कैसे कंप्लीट होते हैं, इसमें पहला स्टेप देखेंगे हम। देखो तो इसमें पहला स्टेप है हमारे पास ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ग्लूकोज विच इज हेक्सो शुगर हम बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, जो हमारे पास शुगर है उस कार्बन कितने रहते हैं इसमें, 6 कार्बन रहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 हम देखो अभी यहाँ पे हमें एंजाइम्स देखने के हैं, स्टेप्स के नाम देखने के। ठीक है, मतलब स्टेप कौन से स्टेप का नेम क्या है हमें वो भी याद रखने का है। ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद में एंजाइम्स और कहां पे NADH2 बन रहा है और कहां पे ATP बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कौन से स्टेप में ATP फॉर्म हो रहा है, कौन से स्टेप में NADH2 बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने का। ठीक है, तो आइए, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है, हमें पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये क्या है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। हेंस ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अभी देखो ये तो मैंने जनरल बता दिया, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम स्टेप देखते हैं पहले। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहली स्टेप है हमारे पास, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि पहले एक यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज की जा रही है। क्योंकि अभी देखो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट कहां से आ रहा है, एटीपी यूज हो रही है, यहाँ पे एक एटीपी बन रही है। ठीक है, एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, इस कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्जन होता है, तो हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम लगता है इसके लिए, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एंजाइम्स पे आते हैं, और एटीपी कहां यूटिलाइज होती है और एटीपी कहां बनती है। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस कहां होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो अभी देखो ए दोनों क्या है, आइसोमर्स है, तो इसके लिए एंजाइम कौन सा रहेगा, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम रहेगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम रहेगा। और यहां पे अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ, फ्रुक्टोज 6 का फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फिर यहां पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट ऐड हुआ। तो जो यहां पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये फॉस्फेट कहां से आ रहा है, देखो ये फॉस्फेट आ रहा है, फिर एटीपी यहाँ पे एक यूज हो रही है, तो क्या हो रही है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहेगा, हम बोलते हैं इसको, हम यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम स्टेप देखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, यहाँ पे कौन सी स्टेप है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम, देखो यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है और फॉस्फेट बन रहा है, मतलब कौन सी स्टेप रहेगी हमारे पास, फॉस्फोराइलेशन। कौन सी स्टेप रहेगी, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहली स्टेप, देखो स्टेप का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पहली रहेगी हमारे पास फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरी स्टेप रहेगी हमारे पास, देखो अभी आइसोमर्स है तो दूसरी स्टेप रहेगी आइसोमराइजेशन। ठीक है, दूसरी स्टेप रहेगी आइसोमराइजेशन। तीसरी स्टेप है हमारे पास, कौन सी रहेगी, फिर एक बार उसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तीसरी फिर स्टेप रहेगी फॉस्फोराइलेशन। कौन सी रहेगी, फॉस्फोराइलेशन। और उसके बाद में अभी देखो जब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा है, जो बन रहा है, अभी देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये जो है अभी ये 6 कार्बन था, ये भी कितने रहेगा 6 कार्बन रहेगा, ये भी कितना रहेगा 6 कार्बन रहेगा, और ये भी कितना रहेगा 6 कार्बन रहेगा, कितना रहेगा ये 6 कार्बन रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग होने के बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्या बनते हैं, अभी 6 कार्बन कंपाउंड से हमें दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अभी हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने थे, हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। फिर ये भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, ये भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, इसका भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, बट अभी एक मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होके हमें क्या बनेगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल बनेगा जो बनेगा 3PgAl, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं हम DHAP, DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी ये भी 3, ये कौन सा रहेगा 3 कार्बन कंपाउंड रहेगा, और ये कौन सा रहेगा 3 कार्बन। देखो 6 कार्बन का स्प्लिटिंग होके एक 3 और दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए अभी बाबू लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे, अभी इसका एक मॉलिक्यूल बन गया, इसका एक, किसका मॉलिक्यूल एक बन गया, इसका एक मॉलिक्यूल बन गया, और DHAP का भी एक मॉलिक्यूल बन गया। बट अभी ये जो है ये भी क्या है, लाइक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये भी आइसोमर्स है, ठीक है। तो अभी ये जो 3PGL और DHAP है, तो DHAP का एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, PGL में। PGL का ऑलरेडी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, एक, और DHAP का कन्वर्जन जब PGL में हो जाएगा तब PGL के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए फिर से मैं एक बार ये स्टेप यहाँ पे लिखता हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा। अभी देखो यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, अल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लगेगा, अल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लगेगा, अल्डोलेज, ठीक है। अल्डोलेज से क्या होती है, क्लीवेज होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, इस स्टेप को बोलेंगे, जो चौथा स्टेप रहेगा इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इस स्टेप को, क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको, क्लीवेज, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अभी हमारे पास क्या है, PGL और DHAP। देखिए 3 हमारे पास, मार्कर चेंज करता हूं मैं, ओके। हमारे पास 3PGAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल कौन सा है, PGL का है, और दूसरा है हमारे पास DHAP, ठीक है। अभी DHAP का जो एक मॉलिक्यूल है इसका कन्वर्जन इसमें हो जाएगा, तो हमारे पास PGL के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, PGL के देखो एक मॉलिक्यूल कन्वर्जन हुआ इसका, DHAP का एक मॉलिक्यूल 3PGL में हुआ, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हमारे पास जो PGL के मॉलिक्यूल बनेंगे, PGL के जो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल। इसके लिए थोड़ा हम मॉलिक्यूल समझने के लिए कलर यूज करते हैं, ठीक है, बढ़िया से। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, PGL के। अभी PGL के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये जो स्टेप है फिर इसको आइसोमराइजेशन बोल सकते हैं। अभी देखो 3PGL है, 3PGL का कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि 1,3 डाई-PGA में, किसमें 1,3 सॉरी ये पेन गलत आ गया, इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें 1,3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1,3 डाई-PGA में, 1,3 डाई-PGA बनेगा। अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमारे पास ये जो स्टेप रहेगी इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। वो हाइड्रोजन कौन लेगा, यहाँ पे वो हाइड्रोजन लेगा NAD। कौन लेगा, NAD प्लस, और क्या बनेगा, NADH2 बनेगा, ठीक है। और इस स्टेप में एंजाइम कौन सा लगेगा, अभी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एंजाइम कौन सा रहेगा, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम रहेगा, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम रहेगा, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी देखो 1,3 डाई-PGA फॉर्म हुआ, 1,3 डाई-PGA बन गया,
1,3 डाइपीजीए बन गया, मतलब यहाँ पे स्टेप कौन सी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम बोलते हैं अभी हमारे पास पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 1,3 डाइपीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास, फिर 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। तो NADH2 कितने रहेंगे हमारे पास, NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2, कितने बनेंगे, 2, ठीक है। अभी देखो 1,3 डाइपीजीए बना, 1,3 डाइपीजीए के बाद इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, 3 पीजीए में, किसमें, 3 पीजीए में। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एक फॉस्फेट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इधर देखो 1,3 डाइपीजीए और यहाँ पे एक फॉस्फेट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, इस स्टेप को हम बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे देखो फॉस्फेट कौन एक्सेप्ट करेगा, ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट लेगा, कौन लेगा, यहाँ पे एडीपी लेगा, कौन लेगा, एडीपी। और क्या बनेगी यहाँ पे, एटीपी। बट एटीपी कितनी बनेगी, यहाँ पे एटीपी बनेगी 2, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 एटीपी बन रही है हमारे फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के, 1,3 डाइपीजीए का कन्वर्जन जब 3 पीजीए में, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और उसका कन्वर्जन 3 पीजीए। 3 पीजीए के बाद देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 पीजीए का कन्वर्जन हो जाएगा 2 पीजीए में, किसमें, 2 पीजीए में। और 2 पीजीए का कन्वर्जन हो जाएगा पेपा में, किसमें, पेपा में, ठीक है, पेपा में। और पेपा का कन्वर्जन हो जाएगा पायरुवेट में, किसमें, पायरुवेट में। अभी देखो इसके नाम देखते हैं। अभी 3 पीजीए का 2 पीजीए में हो रहा है, मतलब सिर्फ यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको, रीअरेंजमेंट। इसको बोलेंगे हम रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। अभी यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, 3 पीजीए का कन्वर्जन 2 पीजीए में हो रहा है, ठीक है। तो या और उसके बाद अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगने वाला था, वो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कौन सा रहेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, फॉस्फोग्लिसरेट, देखो म्यूटेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, यहाँ पे। और जब 2 पीजीए का कन्वर्जन पेपा में होता है, तब यहाँ पे कौन सी स्टेप रहती है, डिहाइड्रेशन होता है। कौन सा, मतलब स्टेप कौन सी रहती है यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, 2 पीजीए का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, पेपा में हो जाएगा। तब यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा, कौन सा एंजाइम रहेगा हमारे पास, जो एंजाइम रहेगा इसको बोलते हैं हम एनोलेज। कौन सा एंजाइम रहता है यहाँ पे, एनोलेज, ठीक है। और जो कि ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट स्टेप है, पेपा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, अभी देखो यहाँ पे 1,3 डाइपीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। 3 पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। पेपा के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल। और उसके बाद पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखो पेपा का जब पायरुवेट में कन्वर्जन होता है तब यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होता है, अगेन डीफॉस्फोराइलेशन। और डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद वो जो एटीपी है उसको कौन लेता है, एडीपी, सॉरी उस फॉस्फेट को कौन लेता है, एडीपी लेता है। और क्या बनता है उससे, एटीपी बनता है। क्या बनता है उससे, एटीपी बनता है, ठीक है। बट कितने एटीपी बनेंगे हमारे पास, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अगर 2 होंगे तो एटीपी कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है। which is the last step of the glycolysis where पेपा is converted into pyruvic acid and where 2 ATPs are formed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 एटीपी बन रहे हैं। तो हमें देखो अभी यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहेगा, इस एंजाइम को बोलेंगे हम पायरुवेट काइनेज। क्या बोलेंगे, पायरुवेट काइनेज। और फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, वो फॉस्फेट कौन ले रहा है, एडीपी, और एटीपी बन रहा है। तो वो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेप रहेगी, डीफॉस्फोराइलेशन। कौन सी रहेगी, डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। कौन सी स्टेप रहेगी, डीफॉस्फोराइलेशन। तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा
कि जो कि ग्लूकोज है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, उससे क्या बने, दो मॉलिक्यूल बने, किसके, पायरिक एसिड के। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बने। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाउ मेनी NADH2 आर फॉर्म एंड हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म। देखो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो कि 1,3 डाइपीजे का कन्वर्जन जब 3 PGA में हो रहा है तब 2 ATP बने, और पेपा का कन्वर्जन जब पायरुवेट में हो रहा है तब 2 ATP बने। टोटल कितने ATP बने हमारे पास, 4 ATP बने। और NADH2 कितने बने, जब 3 PGL का कन्वर्जन 1,3 डाइपीजे में हो रहा था तब हमारे पास 2 NADH2 बने। कितने, 2 NADH2 बने। तो टोटल हम बोलते हैं कि ये जो 4 जो ATP बने उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये जो 2 NADH2 बने हैं वो NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करके इससे 6 ATP बनेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके जो कि ATP कितनी फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है, वो भी देखने वाले नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ATP कहां यूज की गई। ATP हम बोलते हैं कि एक तो पहले यहां पे एक ATP यूज हुआ और दूसरा ATP कहां पे यूज हुआ है। ठीक है, अरे यार मार्कर, और ये दूसरा ATP यहां यूज हुआ। तो ये पहला ATP यहां पे यूज हुआ और ये दूसरा ATP यूज हुआ। ठीक है, तो 2 ATP यूज हुए ग्लाइकोलाइसिस में, और प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे पास, 4 ATP बने जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और NADH2 कितने बने हमारे पास, 2 NADH2 बने। 2 NADH2 इंटर होंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और 2 NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेंगे तब उससे क्या बनेगी, 6 ATP बनेगी। कितनी, 6 ATP बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिर एक बार बता रहा हूं, फिर एक बार। ठीक है, जो हमें पहला स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक ATP यूज हुआ। फिर दूसरा ATP कहां पे यूज हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहां पे 2 ATP यूज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में पूरे। और ATP कहां पे बने, ये जो 1,3 डाइपीजीए टू 3 PGA जो 2 ATP बन गए, और पेपा टू पायरुवेट फिर 2 ATP बन गए। 4 ATP बन गए, 2 ATP यूटिलाइज हुए, मतलब बचे कितने, 2 ATP। ठीक है, नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP। अभी देखो, और ऑक्सिडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बनेंगे, यहाँ पे 2 NADH2 के 6 ATP। ठीक है, तो धन्यवाद सर्वांना। मला असं वाटतं की समजलं असेल, आपण जरी समजलं नसेल तरी याला आपण परत एकदा रिवाइज करू नेक्स्ट लेक्चर मध्ये। ठीक आहे, धन्यवाद।